आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस सवाल से करेंगे जो सवाल हमने 24 घंटे पहले आपसे पूछा था। और वो सवाल ये था कि आपको देश का नाम, आपके देश का नाम क्या होना चाहिए, आपकी पसंद क्या है? आपके देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? ये ऑनलाइन पोल हमने कल किया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि सवाल का जवाब देकर आप सब ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत नाम का विरोध करने वाले नेताओं की आंखें भी खोल देगा और उनकी पोल भी खोल देगा। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 लोग इस सवाल पर अपनी राय हमें बता चुके हैं, जिनमें लगभग 3,70,000 यानी 96% लोगों ने कहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए और सिर्फ 16,500 यानी 4% लोगों ने कहा है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। और ये वो पोल है जो विपक्ष की भी पोल खोल रहा है। यानी ये एक ऑनलाइन पोल था जिससे विपक्ष की पोल खुल गई। सरकार हर जगह भारत नाम का इस्तेमाल कर रही है जिसके साथ 96% लोग हैं, और विपक्ष इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है जिसके साथ सिर्फ 4% लोग हैं। और यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को समर्थन तो सिर्फ 4% लोगों का मिल रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन उन्हें मीडिया कवरेज में स्थान 100% वाला चाहिए। वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मीडिया में हमारी कवरेज नहीं होती, लेकिन अगर इस पोल की बात देखें तो सिर्फ 4% लोगों ने उनका समर्थन किया है, तो उसी के अनुपात के हिसाब से मीडिया में उन्हें कवरेज मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी उन्हें उतनी ही कवरेज मिलती है या शायद उससे भी ज्यादा मिलती है जितने की सरकार को मिलती है। आज इस ओपिनियन पोल के लिए हम आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल्स का भी सैंपल साइज 2 लाख लोगों से ज्यादा नहीं होता, लगभग इतना ही होता है। अगर किसी ओपिनियन पोल में 2 लाख का सैंपल साइज हो जाए तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है। और जब आपके सामने ऐसा कोई सर्वे आता है 2 लाख के सैंपल साइज वाला, तब आप उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं क्योंकि सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। ऐसे में आप सब ने सिर्फ 24 घंटे में ही 4 लाख वोट डालकर हमारे पोल को इतना सटीक और इतना विशाल बना दिया। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हाल के दिनों में ये सबसे बड़े पोल्स में से एक है अगर सैंपल साइज आप देखें, क्योंकि हमने एक ही दिन में इतना बड़ा सैंपल साइज लगभग 4 लाख लोगों का आपके सामने पेश कर दिया। और ये हमने नहीं किया, ये सब तो आपने किया है। और इस नाम को लेकर लोग इतने इमोशनल थे कि बार बार लोग मुझे फोन करके या मैसेज करके, आज तक को मैसेज करके, जो इसमें शामिल नहीं भी हुए वो भी अलग से मैसेज करके कह रहे हैं कि हमारी पसंद ये है। तो देखिए, जब देश के लोग भावनात्मक रूप से किसी मुद्दे के साथ जुड़ते हैं तो कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है, ये आपने देख लिया। अब आप ये देखिए कि भारत नाम का विरोध करने वाले लोग असल में वही हैं जो सनातन धर्म का भी विरोध कर रहे हैं। यानी एक ही टीम है और सनातन धर्म को ये लोग मिटाने की बात कर रहे हैं। आज उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन धर्म में जो भेदभाव है उसी की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, और इसीलिए सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है। Example, the Honorable President Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanding your apology. No, sorry. तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन जो हैं उन्हें ना तो कोई पछतावा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। असल में कभी कभार नेता इस तरह के बयान दे भी देते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं होता, मुंह से निकल जाता है। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बयान से बड़ी संख्या में लोगों को उनका दिल दुखा है, आहत हुए हैं लोग, तो वो बाद में माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये हमारे संस्कारों में भी है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन को ना तो कोई पछतावा है, ना किसी चीज का डर है, और ना ही उन्हें यह बात सता रही है कि उनके बयान की वजह से इस देश के करोड़ों लोग आहत हुए हैं। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि बयान देकर उन्हें और ज्यादा आनंद आ रहा है, उन्हें और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की मीडिया पब्लिसिटी उन्हें मिली है, खास तौर पर उत्तर भारत में, इससे पहले लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरा भारत उनका नाम जानता है। ऐसी पब्लिसिटी पाकर शायद उदयनिधि स्टालिन को लग रहा होगा कि ये तो जो हुआ अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही, लेकिन अच्छा हुआ। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के विरोध में जो बातें कह रहे हैं, आज हम उसके जवाब में आपके सामने 2 तर्क देना चाहते हैं, और ये दोनों तर्क आज उनके सनातन विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हम तर्कों की बात करते हैं। पहला तर्क तो यह है कि उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है
और यह सनातन धर्म में मौजूद जातिगत भेदभाव की वजह से हुआ है। उन्हें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी हैं और वो निचली जाति से आती हैं, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही थी और उदयनिधि स्टालिन की डीएमके पार्टी ने यह जानते हुए चुनाव में उनका विरोध किया था कि वो आदिवासी समुदाय से हैं, वो आदिवासी महिला हैं, तो क्या तब उन्हें यह बात याद नहीं आई थी? क्या तब उन्हें द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बात ध्यान में नहीं आई? आज अचानक उनके मन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति इतना सम्मान जाग गया, लेकिन जब उनके उम्मीदवारी का विरोध किया था उस दिन सम्मान क्यों नहीं जागा? दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के विरोध में यह नैरेटिव लोगों के बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऊंची और पिछड़ी जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है, और उनका यह नैरेटिव भी एक झूठी बुनियाद पर खड़ा किया गया है। जिस भारत से वो सनातन धर्म को मिटाने की बात कह रहे हैं और असल में वो आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो भेदभाव करते हैं, और उनकी जो पूरी सहानुभूति है वो ऐसा लगता है निचली जाति जो दलित वर्ग है उसके साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ, उसे वो अपनाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सनातन धर्म को छोड़ दीजिए क्योंकि सनातन धर्म में पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव होता है। आज उसी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी समुदाय से आती है, यानी वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, ऊंची जाति से नहीं आती। उसी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार में इस समय 77 में से 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 20 मंत्री दलित और आदिवासी समुदाय से हैं, और यह आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसमें 61% मंत्री, 61% मंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। असल में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार जो है ये पिछड़ी जातियों की ही सरकार है, क्योंकि 61% मंत्री पिछड़ी जातियों के हैं। इसलिए उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर जो जहर उगल रहे हैं वो जहर उनकी सोच में है, और इस सोच का सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हमने आपको तर्क भी दे दिया और हमने आपको आंकड़े भी दिखा दिए। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हैं, लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2002 में खुद अपना विवाह किया था तब यह विवाह सनातन रीति रिवाजों के जरिए ही हुआ था, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ही इस विवाह के दौरान मंत्र पढ़े गए थे, और ये वो मंत्र थे जो सनातन धर्म का आधार है। लेकिन राजनीति के लिए यही नेता सनातन धर्म को बाद में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इनके अपने घर में विवाह होते हैं, बड़े बड़े सम्मान समारोह होते हैं, जब इनके घर में पूजा पाठ होता है तब बहुत ही भव्य तरीके से होता है, तब एक एक समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जब परिवारवाद की बात आती है तो आप देखिए, एम करुणानिधि पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बेटे एम के स्टालिन मुख्यमंत्री बने, अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो भी सरकार में मंत्री हैं और आगे चलकर ये भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो परिवारवाद हो, यहाँ आप देख लीजिए। तो बातें तो ये करते हैं पिछड़ी जातियों की, लेकिन इनका जो अपना जीवन है वो ऊंची जातियों वाला ही है। आज जब हमारे देश में